मंगलवार को शाम 7:30 बजे के करीब उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा पीठासीन अधिकारी पीसी मोदी ने की। इंटरेस्टिंग। और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने का ऐलान कर दिया। ये तो होना ही था क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में थे और न्यूज 18 इंडिया पर हम सुबह से ही इस कवरेज में आपको बता रहे थे। लेकिन दोनों उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या जो बताई वो अप्रत्याशित थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। चुनाव से पहले यह आंकड़ा वैसा नहीं था जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चुनाव से पहले जो आंकड़े सामने थे उसके मुताबिक एनडीए के पास लगभग 429 सांसदों का समर्थन था। फिर उसमें आप जोड़ दीजिए वाईएसआरसीपी 11 और उसमें क्रॉस वोट बाद में होते हैं, वो मैं उस पर आती हूँ। लेकिन वाईएससीपी ये जो वाईआरएससीपी है इसके 11 सांसदों ने भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया। इन दोनों आंकड़ों को जोड़ भी दिया जाए तो कितना हो जाता है 440 के आसपास। तो 440 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिलने का अनुमान था, लेकिन मिले कितने 452। यानी आंकड़ा अगर गुणा भाग प्लस माइनस सब कर दिया जाए तो 12 वोट से ज्यादा, मतलब जितना आपने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा 12 वोट मिलते हैं। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के कितने थे सांसद 325, लेकिन उनके उम्मीदवार को कितने वोट पड़े 300, अनुमान से 25 वोट कम। हालांकि नतीजों की घोषणा के वक्त यह भी बताया गया कि 15 वोट अमान्य है, वैलिड नहीं थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये 12 वोट किसके थे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की स्वाति मालेवाल मान के चलते, हम मानकर चलते, हमें नहीं पता उन्होंने किसे वोट किया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि स्वाति मालेवाल, दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल, एनडीए के आंकड़ों में इनको जोड़ दिया जाए तब भी आंकड़ा कितना आता है 442। बीएसपी के एक सांसद को और जरा जोड़ दीजिए आप एनडीए, तो सवाल ये उठ रहा है कि वो 9 सांसद, मतलब इन 3 को अलग कर दिया जाए तो वो 9 सांसद कौन है जिन्होंने इंडिया ब्लॉक की जगह एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दिया? कौन है ये साफ नहीं है। और ये भी साफ नहीं है कि जो 15 वोट अवैध हुए हैं वो किस तरफ के थे, वो एनडीए की तरफ के थे कि इंडिया गठबंधन की तरफ। अगर कुछ एनडीए सांसदों के वोट अवैध हुए भी तो फिर तो क्रॉस वोटिंग का आंकड़ा और बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 12 नहीं 12 से ऊपर जाएगा। इन्हीं आंकड़ों को लेकर एनडीए तंज कस रहा है। सीपी राधाकृष्णन के पोलिंग एजेंट रहे किरण रिजिजू और श्रीकांत शिंदे ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विपक्षी सांसदों को धन्यवाद दे दिया। और यह धन्यवाद सिर्फ तंज भर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की तरफ से जो 15 क्रॉस वोटिंग हुई उनमें से 6 से 7 क्रॉस वोटिंग तो उद्धव गुट और शरद पवार के सांसदों ने की है। ये सूत्र बता रहे हैं, फिर मैं कह रही हूं हमें नहीं मालूम। 2 डीएमके, 2 कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग उसके बावजूद की है, ऐसा लग रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना के सांसद है श्रीकांत शिंदे, चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग का दावा कर रहे थे। यानी एनडीए ने अपने कुनबे को संभाल कर रखा और विपक्षी खेमे में सेंध लगा दी। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों को इस हार में भी जीत दिख रही है। और हां, इस बार कथित वोट चोरी का आरोप नहीं लग रहा है, थैंक गॉड। नैतिक और राजनीतिक जीत का दम यहां पर जरूर भरा जा रहा है। कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव है जयराम रमेश जी, उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, और सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निस्संदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए हैं, जबकि वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। बीजेपी की अंक गणितीय जीत जो है वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से वो हार गई है। अब इस पोस्ट के बाद जो सवाल पूरे देश के मन में उठ रहा है वो ये कि आखिर उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार जीते, इसमें विपक्ष की नैतिक जीत कैसे हुई? क्या बीजेपी या एनडीए के किसी सांसद ने क्रॉस वोटिंग की? जवाब है नहीं। क्या विपक्षी प्रत्याशी को उम्मीदों से ज्यादा वोट मिले? जवाब है नहीं।
क्या विपक्षी खेमे में एनडीए ने सेंध लगाई? जवाब है क्या एनडीए के किसी नेता ने बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन की बात भी कही? जवाब है क्या किसी भी गैर एनडीए गैर इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विपक्ष को समर्थन दिया? जवाब है नहीं। जब आपको उम्मीदों के हिसाब से वोट नहीं मिला, उम्मीदों के हिसाब से समर्थन नहीं मिला, उम्मीदों के हिसाब से आप एकजुटता नहीं रख पाए, और जो उम्मीद थी कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, उसके बावजूद साथियों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, किसी नए साथी को आप विचारधारा की लड़ाई में जोड़ नहीं पाए, फिर ये नैतिक जीत कैसे हो गई? और नैतिक जीत तलाशने वालों को असल में जवाब तो अपने ही साथियों को देना चाहिए, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसदों पर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप गलत है। आम आदमी पार्टी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालेवाल को छोड़कर उनके किसी भी सांसद ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। कांग्रेस के खुद के सांसद है मनीष तिवारी, वो मांग कर रहे हैं कि विपक्ष को जांच करनी चाहिए कि आखिर क्रॉस वोटिंग की किसने। अब सवाल यह भी है कि अपनों के सवालों से बचने के लिए नैतिक जीत का दावा क्या किया जा रहा है। और भी कुछ सवाल है जिसकी आज गूंज आप इस कार्यक्रम में सुनने वाले हैं, और सवाल यह कि नैतिक जीत की बात कहकर कमजोरियों को छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्या विपक्ष गलतियों से सीखने की जगह नाकामियों से बचने की कोशिश कर रहा है? क्या विपक्ष में उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए ने बड़ी सेंध लगा दी? शुरू करते हैं गूंज। तो खबर यह है कि सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी अब से कुछ ही देर में शायद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पंकज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस का भी पक्ष रखते हैं। एलजेपी रामविलास गुट से राष्ट्रीय प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट अरविंद कुमार वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। कुलदीप जी, वो गाना क्या है, क्या से क्या हो गया, आगे आप बता दीजिए। हाँ रूबिका जी, जी मेरी आवाज आ रही है? बुलंद एकदम, आप तो इसी के लिए पहचाने भी जाते हैं। हाँ जी, देखिए मुझे तो नहीं पता आपका सवाल क्या है, लेकिन आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं, तो अगर एक बार सवाल आप बताएंगे तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा आपको। अच्छा ठीक है कुलदीप जी, मैं सवाल ही पूछ लेती हूँ। भाई सीधी सी बात है, आप लोगों ने जयराम रमेश जी का एक्स पर पोस्ट देखा होगा। वो ये कह रहे हैं हमारी नैतिक जीत है, हम सारे एकजुट थे। पहले हमें कहाँ 22% मिला था, आज 40% वोट पड़ा है जो विपक्ष के कैंडिडेट थे उनको। मैं ये कह रही हूँ, आप सब जब विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगेंस्ट मोदी सब एक साथ खड़े हुए हैं मुद्दों पर, नीतियों पर, विचारधारा पर, तो फिर ये सेंधमारी कैसे हो गई? आप अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाएंगे या समझा पाएंगे तो फिर जनता से कैसे वोट पाएंगे? देखिए रूबिका जी, पहली बात तो ये जो मतदान है ना, ये गुप्त मतदान है, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। हाँ। तो किसी के लिए भी ये कह पाना कि भाई किसने क्रॉस वोटिंग करी, किसने क्रॉस वोटिंग नहीं करी, अब कोई यहाँ कह दे जी बीजेपी वालों ने इधर 15 वोट कर दिए, 5 वोट कर दिए होंगे, इधर से किसी ने 20 वोट कर दिए होंगे, तो ये इसमें कोई, बस आप केवल बोल सकते हैं, लेकिन इसका ऑथेंटिसिटी, इसकी कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रमाण इसका नहीं है। तो मुझे लगता है कि अंकगणित तो है कुलदीप भाई, ऐसा नहीं है कि अंकगणित नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि किसने वोट किया है, मतलब कुलदीप भाई ने किया है कि स्वाति मालेवाल ने किया है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने किया है, कि किया है तो किसको किया है, शशि थरूर ने किया है, वो हम नहीं बता सकते। पर ये बता सकते हैं कि सेंधमारी इस वाले फैमिली में हुई है, इतना बता सकते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं, ये भी नहीं बता सकते। नहीं रूबिका जी, हम और आप ये भी स्पष्ट नहीं कर सकते कि सेंधमारी कहाँ हुई है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी के पास जो नंबर थे उससे ज्यादा नंबर उसके पास आए, लेकिन सेंधमारी कहाँ हुई, किसका वोट कहाँ क्रॉस हुआ, कि बीजेपी ने वोट किसको दिया, कांग्रेस ने किसको दिया, किसी और ने किसको दिया, ये कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। हो सकता है यहाँ सेंधमारी वहां भी हुई हो, लेकिन यहाँ ज्यादा हो गई हो, फर्क दोनों तरफ हो सकता है।
हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी नाराज सांसदों की लिस्ट में कमी नहीं है, हो सकता है वहां से सेंधमारी कम हुई हो, यहाँ ज्यादा हो गई हो, तो सेंधमारी कहाँ कितनी हुई वो तो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन हाँ, बीजेपी के पास नंबर ज्यादा है तो वो बात उसको आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से। जी 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 जी, हाँ, तो रूबिका जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से कोई भी इस गुप्त मतदान में नहीं कह सकता है। तो कोई भी खबर चला ले अपने चैनल पे, इसने क्रॉस वोट कर दिया, इसने तो क्रॉस कुलदीप वोट कर भाई दिया, एक ये देखिए, केवल PR बनाने का मैं आपसे कम- इतने हक से तो आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, आप हक ना दे तब भी मैं वो सवाल पूछूंगी। आप ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सबको ये मालूम था कि गारंटी है किसी को पता ही नहीं पड़ेगा अंदर क्या खेला होगा और आप खेल कर गए? नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ ये तो इसमें गारंटी वाली कौन सी बात है? वो तो सभी सांसद को पता होता है गुप्त मतदान है, सबको पता है सीक्रेट बैलेट है, उसमें बताने वाला तो कुछ है नहीं ना। वो तो सभी को पता होता है सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो रही है, और इसका कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको पता होता है कौन कहाँ वोट कर रहा है, और इसलिए क्रॉस अच्छा, वोटिंग के मुझे ये चांसेस होते बताइए हैं। अच्छा, फिर इस चुनाव लिहाज में, से उपराष्ट्रपति कुलदीप भाई चुनाव बस में इतना क्रॉस बता अभी दीजिए, पुजारी होती नहीं नैतिक है। जीत किसकी हुई? किसकी नैतिक जीत हुई? देखिए, नैतिक जीत किसकी हुई किसकी नहीं हुई, ये निश्चित रूप से एक बात ही है कि विपक्ष में कौन लोग गए, किधर किसकी वोट हुई। मुश्किल है आज थोड़ा, मैं समझ पा रही हूँ। पंकज जी, ये आप ट्राई ब्लॉक के करेंगे? जो थे उनसे नैतिक खड़ा रहा, जीत उसमें तो किसकी कुछ है हुई? नहीं ऐसा। पंकज सर, नैतिक जीत किसकी हुई? किसकी हुई? नैतिक जीत विपक्ष की हुई। नैतिक जीत इसलिए हुई, आप इस वाक्य का माहौल मत उड़ाइए। नैतिक जीत इसलिए हुई कि विपक्ष ने कम से कम क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश नहीं की। होती या नहीं होती अलग बात है, और सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत था, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव उनके उम्मीदवार को जीतना ही था। लेकिन इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश अगर की तो किसने की? सत्ता पक्ष ने की। नहीं सेंधमारी। मेरी बात आप इस सेंधमारी को पंकज जी, नहीं पंकज जी, मुझे सुनिए, मैं एक तो आपके रहते मैं माहौल उड़ाना भी चाहूँ तो नहीं उड़ा पाऊंगी। आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मेरा नहीं, आप इस वाक्य कहा कि नैतिक जीत हाँ, बस वो जहां मैं इशारा कर रही थी आप वहां पहुंच गए हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप लोगों ने याद है 2024 लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे, आपने कहा ये सब बैसाखी पर हैं, ये टीडीपी और जेडीयू ऐसे सेकंडों में औकात दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मैंने सुना है अपने कानों से सर ये बात, और इस बार आपने कहा था ये तो मोदी जो हैं ये इतना भाई साहब जिसे कहते हैं सब पर डोमिनेट करते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा फौरन ये उस चंगुल से निकल जाएंगे। सर, ना टीडीपी निकला ना जेडीयू निकली, चंगुल से एक सांसद तक नहीं निकल पाए। मतलब सोचिए, जिसकी तरफ आप लोग बार बार इशारा करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हाथ पकड़ पकड़ के जिनको ले भी जा रहे थे, वो भी सर जो हैं टिके रहे जहां पर पार्टी की लाइन और लेंथ थी। कौन गया इधर से उधर? आप बताएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ही बताएंगे। क्यों ये कितने मिलने थे सर? इसको वोट मिलने थे लगभग 440 के आसपास, और पा कितने जाते हैं सर? 452। कैसे पा जाते हैं ये लोग? 12 वोट ज्यादा मिले, वो सेंधमारी है ना। तो आप इस सेंधमारी को एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती हैं तो करिए। भारतीय जनता पार्टी इसको एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है तो करे। लेकिन देखिए, उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में हुआ क्या। नरेंद्र भाई मोदी के लश्करियों ने शुरू से क्या हल्ला मचाना शुरू किया कि पी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने, विपक्ष ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, उसकी स्वायत्तता पर हमला किया है। गजब का कुतर्क चल रहा था। अरे रेड्डी साहब तो 14 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की जिम्मेदारी से रिटायर हो चुके। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को सेवानिवृत्त होने के महज 4 महीने के भीतर राज्यसभा में नामजद कर दिया था, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसा किया था? तो मालूम है ना कि एक वकील साहिबा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी महाराष्ट्र में, आज वो हाई कोर्ट की जज हैं। तो उनको जज बनाने से न्यायपालिका के नैतिक मूल्य मजबूत हो गए। नहीं पर सर, ये तो फिर उस लिहाज से कुतर्क हो जाएगा ना कि भाई न्यायपालिका के एक सबसे बड़े चेहरे को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था कि नहीं बना दिया गया था? पंकज जी, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो फिर
मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति फिर उसके बाद राज्यसभा के बाद वापस से जज भी बना दिया गया, वापस जुडिशरी में भी लाया गया। सर मतलब ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना ना देखा। ये सिर्फ तभी हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी कि पहले उनसे कहा इस्तीफा दिलवा दीजिए, फिर राज्यसभा पहुंचाएंगे, फिर राज्यसभा में काम हो जाएगा, फिर उनको वापस जुडिशरी में ले जाएंगे। ऐसा कहीं देखा आपने पंकज जी, बताइए। अरे रूबिका जी, आपने ऐसा कहीं देखा कि हाई कोर्ट के एक जज साहब को, जो उसी हाई कोर्ट में वकालत करते थे, उसी हाई कोर्ट में जज बन गए, फिर उन्होंने उस राज्य की सरकार के खिलाफ पता नहीं क्या क्या फैसले सुनाए और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मार्च के महीने में इस्तीफा दिया। 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो गए और उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जनसभा में उनके मंच पर थे, उनको लोकसभा टिकट दे दिया और आज वो लोकसभा में है। तो 4 दिन की उनकी जिंदगी में 4 दिन में 4 चांद लग गए। मैं तो बात इसकी कर रही हूँ कि आप लोग वोट चोरी कर रहे थे कि ये लोग वोट चुरा रहे हैं। सर ये लोग तो सांसद चुरा कर ले गए, अनंत विजय जी, सांसद चुरा के। और जहां से शुरू हुआ था, खबरें क्या आ रही है कि महाराष्ट्र में रातों रात चीजों को बदल दिया गया, रातों रात ये कर दिया वो कर दिया ये। और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि शिवसेना उद्धव वहां और शरद पवार जी के यहाँ से, हो सकता है वहां से कोई खेला हुआ। मुझे तो बस जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। नहीं, पंकज जी के साथ फायदा ये है कि वरिष्ठ बहुत हैं, तो इनको बहुत सारी चीजें याद रहती है, लेकिन उसी सुविधानुसार ये भूल भी जाते हैं। जैसे अभी असम वाले जस्टिस का उदाहरण आपने हल्के से दिया तो वो दूसरे पे चले गए। अरे पंकज जी, हाई कोर्ट के बहुत सारे जज उसी में प्रैक्टिस करने वाले वकील बनते हैं। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे जजों की नियुक्ति हुई है जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। आप कुछ और सोच के आइए। मुझे लगता है कि ये नैतिक जीत वीत की बात जो है, और न इसका कोई माहौल नहीं उड़ा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ रूबिका जी कि कल से एक ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार विपक्ष के उम्मीदवार को ज्यादा मत प्रतिशत मिले हैं। और इस बात की चर्चा न सिर्फ कम्युनिकेशन हेड कर रहे हैं बल्कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। अरे भैया, ये तो देख लो कि पिछली बार बीजेपी के पास 303 सीटें थी, इस बार 240 सीटें हैं, तो मत प्रतिशत तो ऐसे ही गिरेगा। तो इसमें कौन सी नैतिकता और कौन सा अंक गणित? ये तो बड़े कमजोर गणित के विद्यार्थी इस प्रकार के फॉर्मूले को लेके आते हैं। ओके, मेरे साथ सुधांशु जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी आपके पास आऊं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या से क्या हो गया? नहीं, बात नैतिक अनैतिक की नहीं है। पहली चीज तो 12 वोट हमारी तरफ से अगर गए हैं और हमारे घटक दलों की तरफ से गए हैं तो मेरे ख्याल से क्या नैतिक और क्या अनैतिक, अब वी शुड ओन इट अप। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। फॉल्ट हमारी है। अगर हमारी तरफ से 12 वोट गए हैं, 12 मेंबर पार्लियामेंट्स गए हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है और एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में करी है, then we have failed in that and we should acknowledge it. Number 1. नहीं मायूस मत होइए। अरे क्या आप इतना मायूस नहीं है, वो है ये नैतिक जीत तो हुई है ना, इतना मान लीजिए ना आप। नहीं, हमारा कैंडिडेट बेहतर था, मेरा ये मानना है। आज हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तो अब ये कहना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इलेक्शन के पहले जो हमारा चॉइस ऑफ कैंडिडेट था वो हमें लग रहा था कि वो बेहतर है, उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ऐसी आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी को भी आप साथ ना ला पाए, आंध्र प्रदेश का ही कैंडिडेट ले आने के बावजूद, और आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को हरा देंगे। नहीं, अच्छी बात है। तेलंगाना की बीआरएस को नहीं ला पाए प्रभु आप। तेलंगाना में पैदाइश हुई जिस कैंडिडेट की, आप उसे नहीं ला पाए और आप कहते हैं कि इन लोगों को आप कड़ी जो है टक्कर दे देंगे। फिर आप कहते हैं हमारा एका है, हम मजबूती से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, कम से कम जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो नेशनल इलेक्शन है, एक नेशनल पोजीशन के लिए है, उसमें क्षेत्रवाद ना हो, स्टेट पॉलिटिक्स ना हो। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ट्रेंड है और इसको वेलकम करना चाहिए कि देश मेरिट को देखे, ना ये कि ये बिहार का कैंडिडेट है तो बिहार ऑप्टिमिज्म को मानना पड़ेगा आपके ऑप्टिमिज्म को। हाँ, वो शाहरुख खान का तो डायलॉग आप ही लोगों पर, हार कर क्या है वो, जीती बाजी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बस आपके पास मैं आऊं उससे पहले सुधांशु जी, वोट चोरी, आपने तो सांसदों की चोरी कर ली। मैं वही ऑन द लाइटर नोट कहना चाहता हूं, बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और सबको पता था, उसके बाद भी दरोगा जी चोरी हो गई, क्या करें। और ये इससे एक और चीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहां पर ना गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा है,
न पार्टी के अंदर के नेताओं को एक दूसरे पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी, ये इको हो रहा, मेरा ठीक करवा दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को संसदीय जो प्रतिनिधि मंडल में भेजने का विरोध कर चुकी, और तो और अब तो साबित हो गया सांसदों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। तो भरोसा इस कदर दरका हुआ है कि जिनके लिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन की वो हालत कर दी इस चुनाव ने कि ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मैं फैक्ट की बात कहता हूं, मैं एक और लाइन कहूं कि यह सही बात है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर शायद अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई, तो लोगों को समझ में आने लगा। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक जीत हासिल की है। वो क्या जीत हासिल की? पहले तो उसने इंडी गठबंधन के सारे सदस्यों को फॉल इन लाइन कर लिया, जिसको हम कहेंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी जीत ये हासिल की कि इस समय अल्ट्रा लेफ्ट अर्बन नक्सल टाइप के जिस एलिमेंट्स के वो साथ में हैं, जिन लोगों का ये ख्वाब है कि भारत के अंदर एक अराजकता हो जाए, वो हो जाए, नक्सल का समर्थन हो, उस ढंग की भाषा भी बोलना कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे और जो अमीर है उससे लेके गरीब में बांटेंगे वगैरह वगैरह, जो कभी किसी राष्ट्रीय दल ने भी, क्या छोड़िए क्षेत्रीय दल ने भी इस ढंग की भाषा नहीं बोली। उस लॉबी को वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि देखो भाई, हम हारे या जीते, मगर आपकी विचारधारा को पोषित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक खड़े हैं। जयराम रमेश जी ने सही बोला, यह विचारधारा की लड़ाई थी। यह दिखा दिया कि यह अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा नक्सल, अर्बन नक्सल विचारधारा के प्रति कांग्रेस की सीमा तक समर्पण करने को तैयार है कि हारते हुए भी वो इसमें अपनी जीत देखना चाहते हैं। एक पॉइंट मैं और कह दूं, पंकज शर्मा जी अभी क्या बोल, एक लाइन कह दूं रूबिका जी, पंकज शर्मा जी अभी बोल रहे थे कि साहब एक वकील थे वो जज बन गए और उस सरकार के खिलाफ बयान दिया। भाई साहब क्या करते हैं आप, अपने लोगों की ऐसी फजीयत कराते हैं। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और उस समय नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। बंगाल में ममता बनर्जी डिक्टेटर हो चुकी हैं, बंगाल में जंगल राज हो चुका है, और अगर उस गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दे कोर्ट, भाई साहब क्या आप कर रहे हैं? बता, आपका जो, या तो वो झूठ बोल रहा है आपका जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष था, और उसके बाद जजमेंट के अगेंस्ट से, मतलब अपनी पार्टी की फजीयत कराने में, अपने नेता की फजीयत कराने में कुछ भी कहीं अनाप शराब बोलना। भाई साहब आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, प्रवक्ताओं के लिए ये सब कर छोड़ ले दीजिए उन पार्टी को। पंकज जी जल्दी से जवाब। रंजन चौधरी सही थे या आप सही है? बोलिए। ओके 20 सेकंड में जवाब। रंजन चौधरी सही थे, आप सही हैं? इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुधांशु जी, आप तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। एक हाईकोर्ट का जज इस्तीफा दे, 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी की सभा में उनके मंच पर हो, उसको आप लोकसभा का टिकट दे दें और वो जीतकर लोकसभा में जाए। आप राजनीतिक नैतिकता के दायरे में इस प्रसंग को मानते हैं या नहीं मानते हैं? उसके बाद भी चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उन सज्जन ने कि निर्वाचन आयोग को हस्तक्षेप करके 24 घंटे के लिए उनके कैंपेन पर रोक लगानी पड़ी। ये राजनीतिक नैतिकता के दायरे में आता है क्या? सुधांशु जी 20 सेकंड से प्लीज संक्षेप में जवाब। बस 2 लाइन में। भाई साहब, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं। और जस्टिस बहरुल इस्लाम को भूल गए कि एक जज पहले इस्तीफा दे, फिर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रिटायर हो चुके लोकसभा का। जी 14 साल पहले, मैं तो 4 दिन में क्या से क्या हो गया की बात कर रहा हूँ। पूरी बात 4 दिन में उनकी 4 चांद अरे लग गए। पूरी बात सुनिए भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए भाई साहब, आप पूरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। जस्टिस बहरुल इस्लाम असम हाई कोर्ट के जज पहले इस्तीफा देते हैं, फिर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, फिर लोकसभा चुनाव कैंसिल हो जाता है, फिर राज्यसभा के टिकट पे लड़ते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी रहने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, वो भी एक गैप के बाद। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया। मेरे भाई ये क्या होता है? अच्छा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कौन थे जो जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ जजमेंट दिए थे? और ये जस्टिस सच्चर कौन थे? और ये बताइए, ये जो उन्होंने कौन कौन से जजमेंट दिए थे, अभी सारे बताए जाएं। खैर छोड़िए वो वाली बात, कहते हैं आपको अपना जमाना याद आता है कि आप जिस ढंग से जजमेंट्स को करते थे। अब वो मैं नहीं जाना चाहता इमरजेंसी वाली बात, बड़ा लंबा हो जाएगा वो, लेकिन बात वो सारी बातें मैं तो केवल पिछले 20-25 वो चूंकि नैतिकता का सवाल आ गया। पंकज जी आप जवाब दे, उससे पहले अरविंद जी भाई 2024 के चुनाव के बाद तो आप लोगों की यारी दोस्ती में ऐसा लग रहा था डेंट आ गया है। हाँ, कहीं कोई स्क्रू फिट किया गया है, अस्थि पंजर लगाए गए हैं, और उसके बाद आप लोग ठीक ठाक चल पा रहे हैं, पानी की स्थिति में। एनडीए की बात कर रही हूँ, लेकिन
जो वीपी का चुनाव हुआ है उसने तो बिल्कुल अलग ही एक पिक्चर तस्वीर लगा के रख दी है। आप लोग कर क्या रहे हैं, मतलब किसके संपर्क में हैं कि आप इंडिया गठबंधन के लोगों को बार बार ऐसा काम करने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो चाहे कि ना चाहे वोट देना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, ये नैतिक जीत जो है वो वाकई बीजेपी और एनडीए की है। वोट बढ़े हैं, 440 से 452 हुए हैं, ये हमारी जीत है। हमने तो किसी को अप्रोच नहीं किया। अंतरात्मा की बात तो राहुल गांधी ने कही थी, आपको याद होगा। तो अंतरात्मा उनके लोगों की जाग गई, उन्होंने हमारी तरफ वोट दे दिया। तो इसका क्रेडिट तो हमारे विचारों को जाता है, हमारी नीतियों को जाता है, हमारी पॉलिसीज को जाता है। अभी बड़ी बात हो रही थी जज की अपॉइंटमेंट की, एक वाक्य हम भी दर्ज करा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने जज बनाया जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने सुप्रीम कोर्ट के। है कोई जवाब? नाम लिख लें, कैलाश नाथ बांचू। 24 अप्रैल 1967 को उनको जज बनाया गया और 24 अप्रैल 68 में जाके रिटायर हुए। ही वॉज ए सिंपल ICS ऑफिसर। ये कभी सुना है आपने? बगैर डिग्री के, बगैर वकालत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे। सब लोग चेक कर ले इस बात को। तो कांग्रेस हमें न सिखाए। हमने कोई संविधान की मर्यादाएं लागी नहीं है, कोई संविधान की मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ नहीं किया अभी तक 11 साल में। और जहां तक वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का सवाल है ना जी, हमने तो कहा था हम जीत रहे हैं, हमने तो कहा हम इंटैक्ट हैं, हमारा कोई घटक दल बढ़ के नहीं जा रहा। लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि नायडू साहब गए, चिराग तो आए नहीं मीटिंग में, कहाँ चले गए ये लोग, इनका अभी एक्सपोजर हो जाएगा। हुआ उल्टा। तो हम ये कह रहे हैं कि 11 साल से एनडीए की पॉलिसीज, एनडीए की नीतियां, एनडीए के नेता, उसी की वजह से बार बार हर चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। कुलदीप जी, और ये हार कर भी 99 आने पर जीत मनाते हैं। हाँ। तो ये जीत इनको ही मुबारक हो। हमारी जीत एक्चुअल जीत होती है, ग्राउंड की जीत होती है। कुलदीप जी और अब वही जवाब दे दिखाया। दीजिए, 11 साल फिर भी इंटैक्ट है। देखिए, मैंने तो 11 साल में देश का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया। ये पूरा ऐसा बोलते हैं इकोनॉमिक आपके की वो- बात हो, चाहे देश की सेल्को रिल्को की बात। हाँ बिल्कुल, जो वादे करके लोग आए थे, कोई वादा पूरा किया तो बताइए। अब यहाँ पे कोई हेडलाइन चलाने कुछ हो जाए तो बात अलग है, यहाँ कोई प्लांटेड चलाने से कुछ हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जो इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, वो सब जानते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया देश का। आज रोजगार नहीं है। युवा देने की बात की, 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, एक स्मार्ट सिटी का नाम नहीं बता पाएंगे अरविंद जी और यहाँ भाजपा प्रवक्ता बैठ के। तो ये जो आज टीवी चला रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि आज ये बिल्कुल नाम नहीं लेकर चला रहे कि जी इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया, इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सीक्रेट बैलेट है, किसी को नहीं पता। और मैं एक दावे के साथ आपको खबर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरे सोर्स के साथ आपको कह रहा हूँ कि 27 विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है। 27 आप चलाइए हेडलाइंस। और उसके बाद 12 सांसद जो बीजेपी के, उन्होंने इधर वोटिंग करी है। आप चला दीजिए हेडलाइन चैनल के ऊपर, मैं आपको खबर दे रहा हूं अपने सोर्स से, मेरे पक्के सोर्स से। तो केवल प्लांटेड खबर चलाना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये सीक्रेट बैलेट है, इसमें कोई नहीं बता सकता किसने किसको वोट किया। ये भाजपा वालों को भी नहीं पता नहीं, कितने पर क्रॉस वोट हो कुलदीप जी चुके हैं, कैसे क्योंकि मुझे पता, मैं बता रहा एक बार हूं। पहले मुझे गणित समझाइए ना कैसे। हाँ, 27 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है ना, उसमें से ज्यादातर एनडीए के थे जिन्होंने रेड्डी साहब को जो है वोट किया, राइट? ना 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 ना, अरे मुझे हेडलाइन चलानी है ना, थोड़ा डिटेल बताइए। नहीं, मैं हाँ चलाइए, मैं बताता हूँ, सुनिए ना। फिर बताइए। 27 लोगों ने विपक्ष के क्रॉस वोटिंग करी, ओके, एनडीए के लिए। ओके। और 12 बीजेपी के सांसदों ने वोटिंग करी विपक्ष के कैंडिडेट के लिए। आप चलाइए खबर। अच्छा, नहीं पहले आप चलाइए गणित खबर। कैलकुलेट, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप चलाइए ना, बता दिया कैलकुलेशन ना। मैं अभी चला दूंगी, ब्रेकिंग चलाऊंगी। आप कुलदीप करिए, जी, आम आदमी आप पार्टी करिए। के एमएलए ने किया बड़ा दावा, 27 लोगों ने एनडीए के खिलाफ की क्रॉस वोटिंग। मैं अभी चला दूंगी, पहले मुझे गणित समझाइए कैसे, फिर की क्रॉस वोटिंग, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर 15 वोट क्रॉस हो गए। अरे भाई, फिर 15 वोट क्रॉस हो गए। अरे जब 27 लोगों ने वोटिंग किया, मैंने अरे बताया ना आपको। नहीं हंसी से नहीं, अरे रूबिका कुलदीप, ऐसे जी, मत मैं वही कीजिए। कह रहा हूँ, जब नहीं, नहीं, आप ऐसी फिर- खबरें चलाते हैं अपने चैनल पे, अरे तो लोग भाई ऐसे आप, हंसते हैं। अरे मैं तो नंबर लोग भी बता ऐसे रही हूँ हंसते ना हैं। कुलदीप आप भाई। समझिए। देखिए मैं फिर आपको मेरे नंबर- समझाती हूँ। मैंने देखिए, कितने 440 क्रॉस वोट पूरे हुए? सांसद, रूबिका जी, कितने क्रॉस सुनिए, वोटिंग हुई?
कुलदीप जी, मैं एक तो आपका भी नहीं, वोट कितने क्रॉस हुए बताइए। गणित खराब है आपका, गणित खराब है। आम आदमी मेरा पार्टी गणित तो के ठीक है, एमएलए का गणित मेरा खराब है। अच्छा आप बता दीजिए। हाँ, कितने मैं बता रही हूँ ना नहीं, आपको। कैसे बताइए ना ऐसे। अरे बता हाँ, रही हूँ, बताइए, रुकिए कैसे? हाँ, भाई, बताइए। आंकड़ा लेकर आइए स्क्रीन पर। वापस मुझे मैथ की टीचर बनना पड़ेगा। हाँ भाई, आंकड़ा ये कहता है कि एनडीए को मिलने थे 440 वोट। कितने मिले? अभी कितने मिले वीपी में? कुलदीप जी जवाब दीजिए। हाँ बताइए ना, आप चला रहे हैं अपनी हेडलाइंस पे। अरे आपने रिजल्ट एनडीए देखा को होगा, बता कितने दीजिए ना वोट कितने मिले? मिलने चाहिए थे 440, वोट पड़े उनको 452। हाँ मैं नोट कर लेता हूँ, बताइए। हाँ, 452 में से 440 माइनस कीजिए, कितने आए? 12 वोट। तो 12 वोट कहां से आए? 12। हाँ, कहां से आए? हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो बोल ठीक रहा है, हूँ। अब रुकिए आपके रुकिए, चैनलों का अब रुकिए दिक्कत रुकिए। क्या है रुचिका जी? आपके रुकिए। आपकी एक मिनट, तरफ एक से सेकंड, एक कुलदीप सेकंड, कुलदीप एक जी सेकंड। रुकिए, अभी टीचर मैं हूँ, एक सेकंड, टीचर मैं हूँ। कुलदीप भाई टीचर मैं हूँ। देखिए ना, कुलदीप भाई एक मिनट सुनिए, देखिए टीचर तो। मैं हूँ, अभी 10 मैथ्स की सेकंड, टीचर 10 मैं सेकंड हूँ। देखिए ना। अब एक काम 10 कीजिए सेकंड। कुलदीप जी, मैं आप ही का- अरे, 325 टीचर मैडम, मैं इंडिया आप ही का दिखा रहा हूँ। गठबंधन के अरे, सांसद, रुचिका जी। नोट कीजिए ना, 325 इंडिया रुचिका गठबंधन जी, के सांसद रुचिका जिन्होंने जी, वोट सुन तो डाला, लीजिए। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट पड़े 300, है ना? तो कितना आया? अच्छे स्टूडेंट लिख रहे हैं, आप बता। 325। अब यह देखिए ना, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप ही का चैनल दिखा रहा हूँ। अरे आपका चैनल बार मैं वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ। आप बार तो हेडलाइंस बदल देते हो। हाँ। अभी आप कह रहे हैं 12 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी, ये आप ही के चैनल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के, जिम्मेदारी से। अरे 15 इनवैलिड भी तो है कुलदीप जी, बैक बेंच पर बैठकर अगर क्लास अटेंड करेंगे तो यही होगा ना। चलिए मैं आपसे ठीक कह है। रही हूँ, ठीक है, जब चैप्टर का मैं एकदम आपसे- शुरुआती पैरा मैम पढ़ रही थी तो मैम ने ये कहा था कि कुछ इनवैलिड वोट्स भी हैं और कुछ क्रॉस वोट जो कि वैलिड थे वो चले गए एनडीए के पास में। तो कितने ये हुए? रुबिका 440 जी, मिलने थे, रुबिका जी, 452 वोट आए। आपके 325 सांसद थे, हाँ। 300 वोट आपको पड़े आपका- और उसमें से 15 जो है, 25 चले गए आपके, उसमें से 15 जो हैं वो इनवैलिड हुए हैं। बाकी जो बचे हैं वो चले गए कहां? इन लोगों के पास। अब बाकी आपको चलिए, प्रोफेसर तो आप सुधांशु क्या कह रहे हैं? त्रिवेदी समझाएंगे। प्रोफेसर साहब, नहीं अब मुझे मौका दीजिए ना। नहीं ऐसे नहीं, अच्छा अधूरा मत सुधांशु जी करिए, रुकिए रुबिका रुकिए जी। रुकिए, अधूरा मत Another करिए। question अरे, coming बहुत on मौका stage। होगा। आपने खबर देखिए, मैंने कहा आप सुनिए, खबर चलाई, हो गया, आपने नहीं बहुत। चलाई। बीजेपी देखिए, वाले जो खबर देंगे आप आपके चला चैनल देंगे। पर मैंने आपको रुबिका खबर दी कि 25 सांसदों ने अपने विपक्ष टर्न पे वालों बोलिए, ने बहुत हो गया, आप जो था लगातार एनडीए को वोट दिया हाँ। और जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट दिया। आप चला ओके। दीजिए खबर ये, ठीक है, वरना ठीक बता है। दीजिए आपको सबूत है ठीक तो है, ठीक है, आप बड़ी जो नाम खबर आ लेके गई, चला रहे बड़ी हैं यहाँ खबर आ पे, गई। आपको सुधांशु सबूत जी, है, दिखा दीजिए। आपको कुलदीप जी evidence कह है तो- रहे हैं 27 वोट आप लोगों के इंडिया गठबंधन को पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि आपके लाइव शो के ऊपर अपनी पार्टी की असली फितरत को उजागर जिस तरीके से कुलदीप जी ने किया उसका कोई सानी नहीं है। यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की यही फितरत थी, निराधार आरोप लगाकर वातावरण बना दो। ये वही था ना, मेरे पास सबके स्विस बैंक के खाते हैं, चलो, फलाना आप पे क्या सबूत ढमाका, है? शरद पवार जी आप पे ऐसा क्या कैसा सबूत है? होना चाहिए, बताइए। सोनिया गांधी को नहीं, जेल आप में पे क्या डालो सबूत? सुधांशु और जी सारी ने संसद चैलेंज चोर किया। है मेरे पास आपके है। बीच में नहीं लाइव बोले, डिबेट में कुलदीप चैलेंज भाई। करता हूं, बेकार एक की करोड़ कुलदीप वोट भाई का वो सबूत आपके दिखा बीच दीजिए। में नहीं कोई बोले ना। तरीका एक क्रॉस कोई वोटिंग का तरीका या तो भाजपा वाले ये कैंडिडेट लगाते हैं, दर्शाता फिर आप पे है। फिर वहाँ- देखिए वही बीच में फिर बिल तो बिलाने बीच लगे। में नहीं, इसका मैं आपको मतलब- मौका दूंगी। अरे आपके नहीं, बीच मैं में आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा बोला, हूं। काहे कुलदीप जी, बड़बड़ा रहे ठीक है, हैं आपका भाई? चैलेंज आपके बीच में एक्सेप्ट कोई नहीं किया, मैं बोला। आपको मौका दूंगी। मैं कह रही हूँ हम लोग आराम से बात अरे करें। चैलेंज पहले वो करें, वैलेंज की फिर बात आपको मत करिए 30 सेकंड आपको रिबटल चैलेंज वैलेंज की बात मत करिए। चैलेंज दे दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद केजरीवाल 3 बार माफी मांग चुके भाई। जेटली जी से माफी मांगी, गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी, मनीष तिवारी से माफी मांगी। झूठ बोल के माफी मांगने वाले अरे आके मोदी कैसा जी ने झूठ किसानों एक्सपोज से कर माफी दिया। मांगी, पैर और मैं आपको बात बताऊं तीन रुबिका काले जी, कानून लेके ये आए, जो गणित और- नोटबंदी में माफी मांगी, कितनी जगह प्रधानमंत्री। अरे यार क्या तरीका है भाई ये बदतमीजी करने का। रुकिए, अब ये कुलदीप लगातार जी। डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहां से कुलदीप कहां जी, जाने सुनिए लगे। ना, मैं आप बोल मौका रहे थे दूंगी किसी ने आपको। डिस्टर्ब कुलदीप जी, नहीं सुनिए, किया। मैं फिर कह रही आपने हूँ अपने आपको। टर्न पे बोलिए, अनशन मत बोलिए। मैं फिर कह रही हूँ, कोई तरीका नहीं, आप बोल रहे थे, हर व्यक्ति चुप था। आराम से मैं कह रही हूँ 30 सेकंड में आपको रिबटल का मौका दूंगी। आप कुलदीप सुनिए। जी, पहले सुधांशु जी अपनी बात कह दें। हाँ सुनिए। तो मुझे लगता है आपके लाखों दर्शकों ने देख लिया कि जिसे कहावत होती, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सत्ता चली गई पर फितरत नहीं गई। अंट शंट बोल के, अर्जी फर्जी बातें करके, उल्टे सीधे आंकड़े देकर जो आम आदमी पार्टी ने बताया था अपना, तो इसके लिए मुझे रुबिका जी पुराना वाला गीत याद आता है आम आदमी पार्टी की फितरत पे, कि तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे, जो सोचे जो चाहें वो करके दिखा दें,
हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। इसीलिए वो आपके लाख समझाने पे वो गणित समझाइए नहीं पा रहे हैं, मगर कह रहे हैं मुझे पता है कि 27 इधर चले गए, 15 उधर चले गए। धन्य है भाई, आपको कोई नहीं समझ सकता। आप 2 और 2 5 बना सकते हैं। आपकी ये गणित सब लोग बहुत जमाने से देखते आ रहे हैं। अब जैसा वादा था, 30 सबको सेकंड समझ में आ कुलदीप जी, प्रधानमंत्री कर सकते हैं। 30 सेकंड। बारिश में देखिए, बारिश में रडार काम नहीं करता है। कौन कहता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसा मैं तो नहीं कह सकता। नाले से गैस प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। संत कबीर और गुरु नानक जी एक साथ बैठ के बात करते थे, ये मैं तो नहीं कह सकता। ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ये सुधांशु जी कह सकते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। सुधांशु जी के पास बहुत डिग्री है, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत डिग्री है। अरे सुधांशु जी, ये जो आप खबरें प्रिंटेड कराते हो ना, इनको कराना बंद कर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। आपको भी नहीं पता वोट किसने कहां दिया होगा। आपके वोट का भी नहीं भरोसा, आप किसको देके आ गए। पता लगा आप ही विपक्षी वाले को वोट देके आ गए हो। चैलेंज करता हूं, दिखा दो सबूत नहीं देके आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं, देके आए हो। तो ऐसी खबरें, ये इलॉजिकल हो गया, इलॉजिकल हो गया। आप कह रहे हैं सीक्रेट सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, पता नहीं चलेगा। अरे आंकड़े तो सब बता देते हैं। विवेक जी प्लीज आई वांट यू टू नाउ टॉक सेंस। विवेक श्रीवास्तव बताइए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना विवेक जी, प्लीज टेल अस द ठीक है आपकी बात, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कुलदीप जो कह रहे हैं वो एक अलग लॉजिक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट होता है, किसने किसके लिए वोट किया नोबडी नोज। हो सकता है बीजेपी के या एनडीए के कुछ लोगों ने हमारे कैंडिडेट के लिए किया हो, कुछ हमारों ने एनडीए के कैंडिडेट के लिए किया हो। इसलिए ये कहना कि ये जो सो कॉल्ड 12 लोगों का डिफेक्शन है ये इंडिया अलायंस की तरफ से है, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। दिस इज द लॉजिक ऑफ कुलदीप। उसमें वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कह रहे हैं, तो ये एक अपनी जगह है। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि हमें अपने ग्रुप्स को इंटैक्ट जरूर रखना चाहिए। तो आज एक एक्यूजेशन है, उसको कुलदीप काउंटर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी कुलदीप नहीं कह रहे हैं। ऑल दैट ही इज सेइंग इज दैट विदाउट एनी प्रूफ, जब सीक्रेट बैलेट है तो कोई नहीं कह सकता कि किसके किस कैंडिडेट है। हो सकता है सुधांशु जी ने कल हमारे कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया हो, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आजकल, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है। आई एम सेइंग इट इन अ लाइटर वेन। तो दैट्स हाउ इट गोज। दूसरी बात, इन्होंने एक अल्ट्रा लेफ्ट की बात कही साहब, इन्होंने एक अर्बन नक्सल की बात कही। सर आप फाइनेंशियल इक्वालिटी के खिलाफ क्यों हैं सुधांशु जी? आप मुझे बताइए ना। यहाँ पे कोई वायलेंस को नहीं मानता, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट्स हैं। एक आदमी कितनी प्रॉपर्टी, कितने फ्लैट्स एक शहर में ओन करता है, उसके सरकारी कानून है। इनकम टैक्स स्लैब इस तरीके से बनाए जाते हैं दैट द रिच आर टैक्स अ लिटिल मोर, जिससे कुछ इक्वालिटी रहे। एक वेलफेयर स्टेट है भारत। तो आपको इस फाइनेंशियल इक्वालिटी में दिक्कत क्या है? आप बार बार जब हम इसकी बात करते हैं तो अल्ट्रा लेफ्ट, वायलेंस, नक्सलाइट, अर्बन नक्सल, आप इन शब्दों का प्रयोग करते क्यों हैं? एक कॉमन सेंस की बात है, वेलफेयर ऑफ द पीपल शुड बी टेकन केयर ऑफ। सारे शब्दों का प्रयोग करने की छूट तो आपको होनी चाहिए। वो तो आज मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ कि विवेक श्रीवास्तव ने अब तक अपने मुख से हिंदू, जैनऊ, भगवा, आरएसएस, मुसलमान ये सब निकाला क्यों नहीं है। मैं आपका सदमा समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने ज्यादातर आपको सदमे में ही इन शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है। आज पता नहीं आप इन शब्दों का कैसे चूक गए प्रयोग करने में। आपको दुख हो रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी अर्बन नक्सल क्यों जिक्र कर जाते हैं। सारी छूट तो भैया आप ही को होनी चाहिए। सुधांशु जी प्लीज संक्षेप में, उसके बाद अनंत विजय जी और पंकज जी। संक्षेप में सिर्फ 2 बातें। देखिए, कोई बात कही जाती है तो एक होती है कि सरकमस्टांशियल, जैसे बात बदली घिरी हुई है तो पानी बरसेगा। एक है धूप चमक रात। भाई इंडिया गठबंधन के अलग अलग हुए ना लोग। जैसे आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं केरल में, तो हो सकता है केरल के सांसदों का वो जाग गया हो। आम आदमी पार्टी लड़ के अलग हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दूसरे का विरोध है। कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के बारे में बोला तो लॉजिक लगता है। हमारी पार्टी में तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग तो रैशनलिस्ट के झंडा बरदार हैं। और दूसरी बात, आपने कहा अर्बन नक्सल्स और रिच से पुअर को देना चाहिए, तो ये लेफ्ट वाले क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र देश और धर्म संस्कृति ऐसी है जहां पर गरीब को खाना खिलाना सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। इसीलिए मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर 24 घंटे चलते हैं। दुनिया के दूसरे देशों संस्कृतियों में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, मुफ्त का दान नहीं दिया जाता। और दान करना जो है वो ये इसीलिए मुफ्त का नहीं। अरे इसीलिए काहे परेशान है भैया? समाजवाद हमारे यहाँ होता है। और आप तो चीन को बहुत मानते हैं ना, तो चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक सी यू की में लिखा है हर्षवर्धन के राजा कन्नौज ने कैसे सब कुछ दान कर दिया, अपने आभूषण, वस्त्र और एक सफेद धोती पहन के चल गया। चैलेंज करके पूछता हूं, यूरोप का कोई राजा बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं कोई बादशाह बताओ जिसके लिए विदेशी ने लिखा हो कि चलेगा। इसलिए आप वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। काहे परेशान है मेरे भाई? इसीलिए मैं कहना चाहता
चाहता हूं कि जो आपने कहा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे यहां होता था, हमारी धर्म संस्कृति में होता था, जहां कहा गया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। समाज का सबसे सम्मानित वर्ग भिक्षा मांग के भोजन यापन करता था। भाई साहब, पता नहीं है क्या